बोहर के थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं। न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं रिवॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी मान ली गई E1 है। और ये सेकंड ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी मान ली गई E2 है। या इसको आप इनर ऑर्बिट, इसको आप आउटर ऑर्बिट भी यहां बोल सकते हैं। नील बोहर ने बताया कि एनर्जी का इमिशन होगा और एनर्जी का ऑब्जर्प्शन होगा। कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से किसी नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है। या तो एनर्जी इमिट होगी, रिलीज होगी, या फिर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कब एनर्जी इमिट होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करे तो एनर्जी उस केस में इमिट होगी। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा रेडिएशन की फॉर्म में। वहीं जब एक इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। एनर्जी का ऑब्जर्प्शन होगा उस केस में जब इलेक्ट्रॉन किसी अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में जंप करेगा। जो एनर्जी यहां रिलीज होगी, इमिट होगी, वो एनर्जी इक्वल किसके होगी? इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर, जरूरी नहीं वो सेकंड से फर्स्ट में जंप भी करेगा, वो किसी भी आउटर ऑर्बिट से जब किसी इनर ऑर्बिट में जंप करेगा तो इन दोनों ऑर्बिट में जो एनर्जी है उस एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर होगी वो एनर्जी जो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये तो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की आउटर ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इनर ऑर्बिट में। और जब इलेक्ट्रॉन इस आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट जंप करता है तो इन दोनों ऑर्बिट में जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन के रूप में रिलीज कर देगा। यहाँ पर जो एच न्यू एनर्जी है ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और ये न्यू उसकी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है। इसके बाद हम नील बोहर के इन पोस्टुलेट्स के बेस पर कुछ डेरिवेशंस करेंगे। सबसे पहले हम डेराइव करेंगे रेडियाई, किनकी? उन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टेशनरी नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नील बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट पोस्टुलेट। हम बच्चों, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था जो नील बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम वाला, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई। जो एंगुलर मोमेंटम है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का किसी नॉन रेडिएटिंग स्टेशनरी ऑर्बिट में वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये था नील बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। और फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या था बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है वो यहाँ कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इनको आप, इसको K मान लिया गया था। यहाँ पर ZE आएगा बच्चों। ZE टोटल चार्ज है न्यूक्लियस का और E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। ZE स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। 2 इक्वेशंस हैं। हम क्या करेंगे? इस फर्स्ट इक्वेशन में आप V की वैल्यू को निकाल लें। वो V कितना आएगा फर्स्ट इक्वेशन से? NH अपॉन में 2 पाई mr। ये V की वैल्यू मैंने निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन से। इस V की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इस सेकंड इक्वेशन के अंदर। mv स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप V यहां सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको जो r आएगा, रेडियस आएगी इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में, तो उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं n स्क्वायर अपॉन में z, h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर। यहां बच्चों n है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में, कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के पास रिवॉल्व कर रहा है तो हम n को 1 पुट करेंगे। सेकंड ऑर्बिट के लिए n को आप 2 पुट करोगे। z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का, उस एटम का जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। h प्लैंक कांस्टेंट है। m मास इलेक्ट्रॉन का। k की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू है और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यू आप पुट कर दें और
हम यहाँ पर क्या पाएंगे, r आएगा हमारा n स्क्वायर अपॉन में z 5.29 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मीटर। यहाँ बच्चों आप ध्यान दें, जो r की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है n के स्क्वायर पर। यहाँ पर r बच्चों क्या है, रेडियस है इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ आप n की वैल्यू को 1 पुट करें तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा 1 के, n को 2 पुट करें r प्रोपोर्शन आएगा 4 के, और अगर आप n को 3 पुट करेंगे तो r प्रोपोर्शन आएगा 9 के। इसका मीनिंग बच्चों जो 3 रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स हैं, अगर मैं उनकी रेडियस का रेशो निकालूं, यहाँ पर r1 r2 r3 क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी रेडियस है न्यूक्लियस से, और उनका रेशो कितना आ रहा है, r1 रेशो r2 रेशो r3, वो कितना आ रहा है 1 रेशो 4 रेशो 9। इसका मीनिंग बच्चों ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मान लो इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ की डिस्टेंस इसको बोला गया r1। ये सेकंड ऑर्बिट है, ये मैंने माना वो इलेक्ट्रॉन यहाँ है सेकंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो इसकी यहाँ न्यूक्लियस से दूरी डिस्टेंस इसको r2 बोला गया, और तो थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस को बोल दिया गया r3। तो r1 r2 r3 इनमें जो रेशो आएगा वो आएगा बच्चों 1 रेशो 4 रेशो 9। इसका मीनिंग बच्चों जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते, उनके बीच में इक्वल गैप नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में जो रेशो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसका मीनिंग यहाँ स्पेस कम होगा, यहाँ और भी बढ़ेगा स्पेस, और यहाँ स्पेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। दीज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम के अंदर भी आ जाता है। वी प्रूव दैट द स्टेशनरी ऑर्बिट्स पोस्टुलेटेड बाय द नील बोहर आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो इस डेरिवेशन को आप इस प्रकार से परफॉर्म करेंगे। रेडियई निकालने के बाद हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज निकालेंगे। जो इलेक्ट्रॉन अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी वेलोसिटीज क्या होती है, उसके लिए हम दोनों नील बोहर के जो फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट्स थे उन्हीं का यूज करेंगे। आप इस इक्वेशन में से r की वैल्यू निकाल लें, r की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें v की वैल्यू मिलेगी बच्चों, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट इज 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की जो अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उस केस में z को आप 1 पुट कर सकते हैं और v आएगा 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन में NH। और अगर आप यहाँ n को 1 पुट करें तो ये जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड आएगी। ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की, जो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी यही वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी वैक्यूम में लाइट की स्पीड का 1/137 पार्ट है। जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस स्पीड का 1/137वां हिस्सा है ये स्पीड। ये स्पीड किसकी स्पीड है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में। यहां आप देख सकते हैं बाकी सब कांस्टेंट है। v जो है वो इनवर्सली डिपेंड करेगा कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं n को 1 पुट करूं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास रिवॉल्व करेगा। जैसे जैसे आप n को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। फर्स्ट शेल है ये, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। n को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, और दूर जाएगा मतलब n बढ़ेगा, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है वो कम होती चली जाएगी। इसका मीनिंग जितना ऑर्बिट इस न्यूक्लियस के पास होगा उतनी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर हम आउटर ऑर्बिट की बात करें, आउटर ऑर्बिट के लिए जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो काफी स्मॉल होगी। फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व कर रहा है नील बोहर के स्टेशनरी ऑर्बिट में। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग यहाँ पर बच्चों है कितने रेवोल्यूशन वो इलेक्ट्रॉन पूरे करता है 1 सेकंड में, उसको हम उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन
revolutions completed by electron per second in a stationary नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इस फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। और बच्चों इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी हम इस प्रकार से निकालेंगे, दैट इज आर ओमेगा। यहाँ पर अब वी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, आर रेडियस है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 2 पाई न्यू। न्यू यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालने आप वी अपॉन में 2 पाई आर। और जो हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली थी उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं और सोल्व करने पर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच आर। यहाँ फ्रिक्वेंसी और हम नंबर ऑफ शेल्स के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। बच्चों जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन की वो एन स्क्वायर पर डिपेंड कर रही थी, तो आप इसमें अगर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शन, अगर हम एन तो नीचे है ही और आर डिपेंड करेगी एन स्क्वायर पर, तो ओवरऑल जो फ्रिक्वेंसी है वो नंबर ऑफ शेल्स के साथ किस प्रकार रिलेट करेगी, 1 अपॉन एन क्यूब। क्योंकि बच्चों फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले में एक एन तो नीचे है ही डेनोमिनेटर के अंदर और आर भी है, और आर एन स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो एन स्क्वायर और एन, तो फ्रिक्वेंसी डिपेंड करेगी इस नंबर ऑफ शेल के क्यूब पर। इसका मीनिंग बच्चों जो इलेक्ट्रॉन जितना पास रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के उतनी ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। इसका मीनिंग उतने ज्यादा वो रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर पाएगा एक गिवन फिक्स टाइम के अंदर। जितना इलेक्ट्रॉन दूर रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस से उतना उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती चली जाएगी। आप यहाँ फॉर्मूले में Z को 1 पुट करके N को 1 पुट करके जो फ्रिक्वेंसी है उस इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में वो निकाल सकते हैं। वो आएगी 6.57 मल्टीप्लाई 10⁻15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये फ्रिक्वेंसी बच्चों उस इलेक्ट्रॉन की है जो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल, जब बच्चों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नाम का टॉपिक मैंने करवाया था तो उस केस में टोटल एनर्जी हमने इस प्रकार से निकाली थी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। ये आप यहाँ खुद ड्राइव करेंगे अपनी बुक में, बुक की हेल्प लेकर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² से आप निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे आप पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज फॉर्मूले से, दोनों को ऐड करके हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेंगे। उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डायरेक्ट है kZe² अपॉन में 2r। यहाँ k की वैल्यू 1/4πε0 है। z को आप यहाँ 1 पुट कर दें अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो, और जो r है वो रेडियस है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, और उसकी जो उसका फॉर्मूला है r का वो भी आप पुट कर दें। तो सबकी वैल्यूज पुट करने के बाद फाइनली जो e की वैल्यू आएगी वो है -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं बच्चों डायरेक्ट यहाँ R का फॉर्मूला पुट किए बिना इसका आंसर लिख रहा हूँ एनर्जी का, पर आपने ऐसा नहीं करना, आपने पूरा कंप्लीटली इसको सोल्व करना है, खुद ड्राइव करना है और फिर ये वैल्यू आपने निकालनी है। तो ये बच्चों एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में। इसके लिए हम Z को 1 पुट कर देंगे, N को 1 पुट कर देंगे, क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ये एनर्जी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता होगा ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस स्टेशनरी ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी नेगेटिव है। इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, वो फ्री नहीं है उस न्यूक्लियस को लीव करने के लिए। हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर आपने Z को 1 पुट किया और N को 1 पुट किया, तो एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी है बच्चों उस एटम की लोएस्ट एनर्जी है, क्योंकि इस केस में N1 है, उस केस में वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास रिवॉल्व कर रहा है। और इस स्टेट को हम क्या बोल देंगे, इस एनर्जी के स्टेट को हम बोलेंगे दिस इज अ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये वो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है,
तो दिस स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी ऑफ एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये सबसे इसकी कम एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल पास वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। एनर्जी की वैल्यू माइनस का मीनिंग बता दिया था बच्चों आपको, और इस E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर आप चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, ये हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से फ्री करना, तो हमें जितनी एनर्जी उसके पास इस टाइम है उतनी ही एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो -13.6 वो एनर्जी है जो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दो तो हम इस इलेक्ट्रॉन को, इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से नॉकआउट कर सकते हैं। तो इस एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। जो बाकी स्टेट्स बच गई, सेकेंड ऑर्बिट की स्टेट है, थर्ड ऑर्बिट की, फोर्थ ऑर्बिट की, जो हायर ऑर्बिट्स हैं उनको हम बोल देंगे एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। जैसे जैसे यहाँ n बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी n के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। तो एनर्जी जो है वो आउटर ऑर्बिट के अंदर ज्यादा होगी, तो उन ऑर्बिट्स को हम क्या बोल देंगे? एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो सबसे कम एनर्जी होगी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा नाम का टॉपिक किया था, उसमें हमने कई प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइंस की बात की थी। वो स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ से आई, हम उनका कॉन्सेप्ट देखते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है, E2 एनर्जी है इस बाहर वाले ऑर्बिट में। ये जो पास वाला ऑर्बिट न्यूक्लियस के, इसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोल देंगे। इससे बाहर वाले जितने भी ऑर्बिट है उनको हम एक्साइटेड स्टेट्स और बोल देंगे या एक्साइटेड ऑर्बिट्स बोल देंगे। बच्चों रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, रूम टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सारे के सारे लगभग ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं। पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उन एटम्स के बीच में आपस में कोलिजन बढ़ने लगता है, और उस कोलिजन से जो हीट जनरेट होती है उस हीट को ऑब्जर्व करके, उस हीट को गेन करके वो इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट से किसी आउटर स्टेट में जंप कर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उस हीट को ऑब्जर्व करेंगे, गेन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन उस हीट को, उस एनर्जी को गेन करके इस इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। इसको हम बोलेंगे कि वो एटम, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? एक्साइट हो चुका है। द इलेक्ट्रॉन या एटम इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। पहले वो कहाँ था बच्चों? पहले था वो ग्राउंड स्टेट के अंदर, फिर वो हीट को उसने गेन किया और जंप कर गया वो बाहर वाले आउटर ऑर्बिट में। हम क्या बोल देंगे? अब वो एटम कहाँ है? अब वो एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। अब एक्साइटेड स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस आउटर ऑर्बिट में आने के बाद इलेक्ट्रॉन वो जो दोबारा इनर ऑर्बिट में जंप करेगा। तो बच्चों हमने पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट जंप करते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो वो रेडिएशंस इमिट करते हैं। वो रेडिएशंस होंगी फोटोन की फॉर्म में, और उनकी एनर्जी हम निकाल लेंगे। वो एनर्जी कैसे निकालोगे आप? इन दोनों ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिफरेंस के बराबर उस रेडिएशंस की एनर्जी होगी। E2 - E1 बराबर hν। या आप ये बोल सकते हैं E1 एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की n1th एनर्जी ऑर्बिट में, और E2 एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की n2th ऑर्बिट के अंदर। और हम E1 E2 के जो हमने फॉर्मूले अभी डराइव किए थे उनकी वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दें। पुट करने पर आप इनमें से कुछ कॉमन निकालेंगे, और मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ और डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। और hν से हम जानते हैं hν बराबर आएगा hc/λ, और E2 - E1 माइनस करके और कुछ कॉमन निकालकर इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। hc/λ = 2π² mk² z² e⁴ h² into 1/n1² and n2²। n1² वो एनर्जी ऑर्बिट है जिसमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है, और n2 वो एनर्जी ऑर्बिट है जिसमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 है। या n2 आउटर ऑर्बिट है, n1 इनर है, या n1 को आप ग्राउंड स्टेट बोल देंगे
N2 को बोल दोगे आप एक्साइटेड स्टेट। यहाँ जो 1/λ है उसको हम पुट कर देंगे न्यू बार और इसको बोलेंगे हम वेव नंबर। जो रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट जंप करते वक्त जो रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन ने इमिट की थी उसका जो वेव नंबर है, या वेव नंबर का मीनिंग है बच्चों नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स आती हैं उसको वेव नंबर बोलते हैं, और वो वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इस स्टेटमेंट में जो 2π² mk² e⁴ और नीचे CH³ अगर हम ऐड कर दें ये बन जाएगा राइबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻7 पर मीटर। ये भी बच्चों हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। तो इस R को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इनकी जगह पर, और फाइनली आप जब सॉल्व करेंगे बुक की हेल्प लेकर तो जो वेव नंबर है लेफ्ट साइड के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी RZ² N1² माइनस N2²। यहाँ Z1 पुट करोगे अगर आप बात करोगे हाइड्रोजन एटम की, तो उस केस में फॉर्मूला आएगा वेव नंबर का। इस फॉर्मूले को हम बोलेंगे राइबर्ग फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर Z को 1 पुट कर देना। इस फॉर्मूले से बच्चों हमने क्या देखा कि जो वेव्स जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट जंप करते हैं तो जो रेडिएशंस वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे उनकी जो वेवलेंथ है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि वो जो वेव नंबर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है N1 एंड N2 पर डिपेंड कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से मान लो फर्स्ट ऑर्बिट जंप कर रहा है तो आपने बच्चों N2 को पुट करना है 3 और N1 को पुट करना है 1। और अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो आप N2 को पुट करोगे 5 और N1 पुट करोगे 2। इस प्रकार आप उन इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जो इमिटेड रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी आप यहां से निकाल सकते हैं।